नमस्कार दोस्तों, इंडियन पॉलिटी के इस एमसीक्यू की सीरीज में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इंडियन पॉलिटी के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे संविधान के स्रोत, भाग और संविधान की अनुसूचियों से जुड़े हुए 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स और मेंस के लिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन लॉन्च किया है, जिसमें कि आपको मिलेगा वीडियो लेक्चर्स, साथ ही पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज। तो कुल मिलाकर के ये कंप्लीट क्रैश कोर्स है आरओ प्री और मेंस के लिए। हमने इस कोर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है कि जिसको कि केवल प्री के लिए ही क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है ये तो वो ज्वाइन कर सकता है। उसे प्रीलिम्स के लिए जो जीएस का पोर्शन है और जो हिंदी का पोर्शन है वो पूरा कवर कराया जाएगा, जिसमें कि वीडियो लेक्चर्स होंगे, पीडीएफ नोट्स होंगे और टेस्ट सीरीज भी होगा। अगर आपको लगता है कि आपका जीएस काफ़ी मजबूत है और उसमें आपको कोई मदद की ज़रूरत नहीं है, आपको मुख्य परीक्षा के लिए कोर्स चाहिए, तो मुख्य परीक्षा के लिए भी अलग से आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज मिलेगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि इसमें सामान्य अध्ययन का यानी जीएस का पोर्शन शामिल नहीं होगा। तो आपके लिए यहाँ पर ओनली प्रीलिम्स, ओनली मेंस और कंबाइंड प्रीलिम्स और मेंस का पूरा जो है वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहें तो आप जो है आरओ 2021 वीडियो कोर्स लिख करके 9506742546 पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। सारी जानकारी इससे जुड़ी हुई आपको दे दी जाएगी। चलिए, तो इतनी बात हो गई, तेजी से हम प्रश्नों पे आते हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न को मैं पढ़ते हुए उसका उत्तर बताते हुए चलूंगा। अगर मेरी स्पीड तेज आपको लगे तो आप वीडियो पॉज करके आप आराम से प्रश्न को हल करिए। ये प्रश्न किस एग्जाम में पूछा गया है वो आपको यहाँ पे दिखता हुआ चलेगा, क्योंकि ये सभी जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही हैं। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखते हुए, समझते हुए आप आगे बढ़िए और साथ ही प्रश्नों को हल करते हुए, चैट बॉक्स में रिप्लाई करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, यूएसए के संविधान से। तो ए बी सी डी। तो देखिए, उद्देशिका को पढ़ते हुए हमने स्पष्ट रूप से ये बताया कि भारतीय संविधान में उद्देशिका का जो विचार है वो अमेरिकी संविधान से लिया गया है, लेकिन उद्देशिका की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलियाई संविधान से प्रभावित है। तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इसलिए हमारा पहले का जो उत्तर होगा वो होगा डी। अगला, अब ये आ गया सीडीएस का प्रश्न, 2017 में पूछा गया था। जैसा कि मैं बार बार आपको बता रहा हूं, सीडीएस और एनडीए में बहुत अच्छे प्रश्न बन रहे हैं। आप उन प्रश्नों को भी जरूर देखिए, हम तो अपने इस सीरीज में शामिल उनको करते ही हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं ब्रिटिश संविधान से भारत के संविधान में ली गई थी? तो संविधान के स्रोत से जुड़े हुए प्रश्न हमारे ये हैं। इस वीडियो में जैसा कि हमने बताया कि स्रोत संविधान के भाग और संविधान की अनुसूचियों को ही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं ब्रिटिश संविधान से भारत के संविधान में ली गई थी? तो कानून का शासन यानी विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ, विधि निर्माण की प्रक्रिया और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ब्रिटेन में तो न्यायपालिका की कोई हैसियत नहीं है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ब्रिटिश संविधान से नहीं ली गई है। डी, ये लिया गया है अमेरिका से।
संसदीय व्यवस्था तो निश्चित रूप से ब्रिटेन के संविधान से ही हमने लिया है, तो ऐसे में नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो 1, 2 और 4, तो 1, 2 और 4 हमको कहाँ दिख रहा है? डी में दिख रहा है। तो हमारा उत्तर होगा इसका डी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट हम अमेरिका से लेकर के आए हैं। ठीक है, अगला तो यहां पे आप देख सकते हैं। ठीक है, हमने जो पढ़ा था भारतीय संविधान के स्रोत के लेक्चर्स को हम जब पढ़ रहे थे तो उसमें हमने इन सब सारी बातों की थी कि देखिए स्पष्ट रूप से लिखा है संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया। आप देखिए सीधे सीधे लिखा गया है और प्रश्न यहाँ पे देखिए कानून का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया और संसदीय व्यवस्था, यहाँ देखिए स्पष्ट रूप से लिखा गया। तो बहुत ही सिंपल नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि सीधे सीधे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो यूपीपीसीएस 13 में और बीपीएससी 2001 में यह प्रश्न पूछा गया। तो सर्वोच्च न्यायालय, संसद, धर्म और संविधान। तो निश्चित रूप से संविधान भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है, संविधान। अगला, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई? यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसएसआर, ऑस्ट्रेलिया। यूपीपीसीएस प्री 1998 में पूछा गया ये प्रश्न है। तो न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना भारत के संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए यानी केवल अमेरिका जिसे हम कहते हैं, तो इसका उत्तर है फोर्थ का हमारा उत्तर है बी। अगला, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था। अब देखिए सीधे सीधे वही प्रश्न है। अब ये यूपीपीसीएस प्री में 2008 में पूछा गया, फिर यही प्रश्न यूपीपीसीएस मेंस 2012 में पूछा गया। जब नया पैटर्न यूपी में आया और यूपीएससी को कॉपी कर लिया गया तो हम लोगों को ये उम्मीद हुई कि क्वेश्चंस के लेवल काफी बढ़ाए जाएंगे, अच्छे किए जाएंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाएंगे। लेकिन ये बात बहुत ठीक नहीं हुई, क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि नहीं आयोग तो अब बहुत टफ क्वेश्चंस बनाता है। तो टफ का मतलब ये थोड़े है कि जो कॉमन या पॉपुलर फैक्ट्स नहीं है उनको छोड़ करके आप अनकॉमन फैक्ट्स को किताब के एक एक कोने को ढूंढ करके आप कोई फैक्ट लेकर के आए और हम कहेंगे टफ है। नहीं, जितना ज्यादा आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछ सके, जितना आसान सा दिखने वाले क्वेश्चंस में भी आप इतना हेर फेर कर दें कि फिर जो है जो परीक्षार्थी है उसका दिमाग की पूरी नसें जो है चढ़ जाएं उस प्रश्न को हल करने में, इसको हम समझते हैं। लेकिन बाद में जब हम लोगों ने स्वयं टेस्ट बनाना शुरू किया तो हमें स्वयं पता चल गया कि क्वेश्चंस फ्रेम करना नया बहुत मुश्किल होता है। और जो आदत हो गई है बहुत अधिक काम न करने की, उससे अब मुझे विश्वास ये है कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। पहली बात, हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊं, लेकिन जो पैटर्न मैं समझ रहा हूं, क्योंकि ये आसान है ना, आप इसको समझिए, ये आसान है। ये 2008 का पेपर निकाला यूपीपीसीएस प्री का और 2012 के यूपीपीसीएस मेंस में डाल दिया। इसमें क्या है? इसमें कोई दिमाग लगाना है? ये तो बहुत आसान है। और यूपी में तो आप जानते ही हैं कि हर प्रश्न के साथ विवाद उठ जाता है। तो जो प्रश्न पहले डाला जा चुका है, विवादित नहीं है, वो तो और आसान है। पता नहीं नया प्रश्न बनाए और अपने ही बनाने में उलझ गए, उस पर विवाद खड़ा हो गया, है ना। तो इस तरीके से आप देखिए कि एग्जामिनर का अभी इस बार जो पीसीएस का प्रीलिम्स हुआ था उसमें कई प्रश्न यूजीसी नेट के पिछले वर्ष के प्रश्नों से उठाए गए थे सीधे सीधे। ठीक है, चलिए बहुत बात हो गई, हम विषय पे आते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था केवल भारत में है, केवल यूएसए में है, भारत और यूएसए में है, केवल यूके में है? तो भारत और यूएसए में है। ठीक है, भारत और यूएसए में है। तो फिफ्थ का हमारा जो उत्तर है वो है सी। अगला प्रश्न आ चुका है हमारे स्क्रीन पे। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? कनाडा से संबंधित है, यूनाइटेड किंगडम से है, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड। तो भारत की संघात्मक व्यवस्था
कनाडा से संबंधित है कि है तो संघ, लेकिन एक बहुत ही मजबूत केंद्र है। तो यूपी पीसीएस मेंस 2006 में और यूपी पीसीएस मेंस 2017 में आप देखिए, नया क्वेश्चन फ्रेम करना मेहनत का काम है, इसको अपने दिमाग में बिठाइए और पुराने क्वेश्चंस को कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है, जैसे हमने अभी किया है प्रीवियस ईयर का पेपर, इसमें कितना मेहनत लगना है, ठीक है ना। तो 6 का हमारा उत्तर ए है, कनाडा, 2017 और 2006 और दोनों मेंस एग्जाम। तो यहां पे आप देखें, सशक्त केंद्र के साथ एक संघीय शासन प्रणाली, कितना जो है ये प्रश्न की भाषा देखिए, और यहां पे आप जो है इसको देखिए, सशक्त केंद्र के साथ एक संघीय शासन प्रणाली, इसकी अवधारणा हम कहां से लेकर के आए हैं, कनाडा से लेकर के आए हैं। आइए अगले प्रश्न को देखिए। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम कनाडा से इसे लिया गया है। 7th का जो हमारा उत्तर है वो है सी, कनाडा ब्रिटिश उपनिवेश था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहां की जनता के द्वारा होता है। तो देखिए, इसमें सबसे सही स्टेटमेंट तो यही है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। वो क्लासिक एग्जाम्पल है फेडरेशन का, जैसा कि मैंने आपको बताया। भारत में तो बहुत विवाद है, बहुत सारे विद्वानों ने भारत को क्या बताया है, इस पे हमने उनके कोटेशंस को देखे हैं। तो भारत में तो बड़ी दिक्कत है, हालांकि भारत भी एक संघ है जो कि केंद्र की तरफ अधिक झुका हुआ, ठीक है। 8वें का हमारा उत्तर है। अगला, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो बहुत सारे एग्जाम में सेम प्रश्न था, हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो यूपी पीसीएस 2016, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट 15, यूपी पीसीएस 14, यूपी पीसीएस 12, यूपी पीसीएस 11। आप देख रहे हैं, जो लोग नए हैं मैं उनको समझाना चाहता हूं, ठीक है। आप देखिए किस प्रकार से प्रश्न जो है रिपीट हो रहे हैं। तो 9th का हमारा उत्तर है बी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची के कॉन्सेप्ट को हमने लिया है। और संविधान में 7वीं अनुसूची है, 7th शेड्यूल है, उसमें 3 लिस्ट की बात की गई है। पहला यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची, दूसरा स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची, और तीसरा कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची, ठीक है। तो ये 3 लिस्ट जो 7th शेड्यूल्स में दिया गया है, उसमें से समवर्ती सूची की बात हो रही है। तो समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। अगला, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो भारतीय संविधान में डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? फ्रांस, जापान, आयरलैंड, यूएसएसआर। तो आयरलैंड इसका उत्तर है। 10th का जो हमारा उत्तर है वो है बी। अगले प्रश्न पे आते हैं, 11th, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता उदाहरण से प्रभावित हुए थे। यहां पे देखिए, जैसा कि पिछला प्रश्न था, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल और पद्धति, और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा आदि के क्षेत्रों में योगदान के आधार पर 12 सदस्यों का मनोनयन, ठीक है। ये आयरलैंड, आयरिश संविधान। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो ये मैचिंग का क्वेश्चन आ गया, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। अब देखिए, इस प्रश्न को हम पढ़ते हैं और उसके बाद उत्तर निकालने का प्रयास करते हैं। तो क्या कुछ लिमिटेड जानकारी के बाद भी हम इसका उत्तर निकाल सकते हैं, ये हम देखेंगे। तो यही
हम इस लेक्चर में सीखते भी हैं कि किस प्रकार से कठिन दिखने वाले प्रश्नों को भी हमें टैकल करना है। ठीक है, आइए प्रश्न को देखें। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में क्या है, तो लिस्ट 1 में भारत के संविधान के लक्षण हैं, और सूची 2 में क्या है, तो किस देश से उन लक्षणों को हमने प्राप्त किया है, ये है। अब इसमें देखें हम तो मूल अधिकार, शासन की संसदीय प्रणाली, आपात उपबंध और राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो मुझे जो सबसे ठीक प्रकार से या मुझे जो सबसे आसान इसमें दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि शासन की संसदीय प्रणाली को यूके से लिया गया है। ये सहज रूप से याद है मुझे, इस तरीके से आप समझिए। हो सकता है आपको कुछ दूसरा भी याद हो, आपके लिए कोई दूसरा भी आसान हो, लेकिन मेरे लिए यह है कि शासन की संसदीय प्रणाली यूके से ली गई है, ये मुझे ठीक प्रकार से याद है। अच्छा, सी में जब मैं अब इस हिसाब से कि शासन की संसदीय प्रणाली यूके से ली गई है, इस हिसाब से हम जब विकल्प पे आते हैं तो हमें यह दिखता है कि बी का 1 2 जगह है, एक तो बी में है और एक सी में है। इसका मतलब यह है कि ए हमारा उत्तर नहीं होगा और डी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि शासन की संसदीय प्रणाली तो यूनाइटेड किंगडम से ही ली गई है, ब्रिटेन से ही ली गई है, और ऐसे में बी का 1 हमें केवल बी और सी में दिख रहा है, हमें ए और डी में नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि ए और डी तो हमारा उत्तर होगा ही नहीं। अब यहां ध्यान दीजिए, ये आईएएस का प्रश्न है, निश्चित रूप से कठिन होगा। ठीक है, तो हमने दिमाग लगा के या बहुत ही लिमिटेड जानकारी के आधार पे 4 विकल्पों को 2 में बदल दिया है। तो इस तरह के एग्जाम में 4 से भले हमेशा 2। अच्छा, अब सी पर अगर हम आए तो आपात उपबंध, हमें याद है कि ये वाइमर रिपब्लिक के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था, जर्मनी यानी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वहां सरकार बनी थी। तो आपात उपबंध जर्मनी से लिया गया है, यानी सी का 4 है। और अगर सी का 4 है तो सी का 4 हमें कहां दिख रहा है, बी में नहीं दिख रहा है और सी में दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि सी हमारा उत्तर है। तो केवल 2 सूचना के आधार पे, केवल 2 इंफॉर्मेशन हमारे पास थी, हमने इस प्रश्न को क्रैक कर दिया है। ऐसे मैचिंग के क्वेश्चंस आगे भी आपको दिखेंगे और ये लॉजिक मैं उसमें भी अप्लाई करूंगा। देखते हैं कि कितनी सफलता मिलती है। अगले प्रश्न पे हम आ गए। सूची 1 को सूची 2 से मेल कीजिए। सूची 1 में क्या है, तो संवैधानिक प्रावधान है, और सूची 2 में क्या है, तो स्रोत है। तो ये आरएएस आरटीएस में पूछा गया है। यहाँ इस एग्जाम में भी बहुत कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन ठीक है, आइए करके देखते हैं। तो देखिए, यहां फिर से बात हो रही है मंत्रिमंडलीय सरकार की। मंत्रिमंडलीय सरकार यानी संसदीय शासन प्रणाली की सरकार की बात हो रही है। यहां पे मैंने स्पष्ट रूप से आपको बताया कि संसदीय शासन प्रणाली की सरकार को कैबिनेट सरकार भी कहा जाता है, और कैबिनेट में अब प्रधानमंत्री समानों में से प्रथम न होकर के बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में का निर्वहन कर रहा है। तो अब इसे प्रधानमंत्री की सरकार भी या प्रधानमंत्री शासन प्रणाली भी कहते हैं। ये सब मैंने समझाया था। तो वही वर्ड को थोड़ा सा बदला गया है, मंत्रिमंडल सरकार यानी संसदीय शासन प्रणाली की बात हो रही। तो ये हम कहां से लेकर के आए हैं, ये हम लेकर के आए हैं सी का 1 यानी ब्रिटिश संविधान से लेकर के आए हैं। ठीक, हमने यहां भी इसी जानकारी का प्रयोग किया, शासन की संसदीय प्रणाली का, और हम यहां भी इसी जानकारी का प्रयोग कर रहे हैं। आप समझते हुए चलिए कितने वर्षों का अंतर है। यह प्रश्न कब पूछा गया था, यह प्रश्न पूछा गया था 93 में, और यह प्रश्न कब पूछा गया है, यह प्रश्न पूछा गया है 13 में, इतने वर्षों बाद। ठीक है, तो मंत्रिमंडल सरकार ब्रिटिश संविधान से है। तो सी का 1 हमारा है, ये हमें अच्छे से पता है। तो सी का 1 आइए देखें कहां कहां दिखता है। ए में दिखता है सी का 1, नहीं। बी में दिखता है सी का 1, नहीं, यहां तो 3 है। सी में दिखता है सी का 3 या 1, नहीं, यहां 3 है। तो कहां दिखता है सी का 1, केवल डी में दिखता है। केवल एक सूचना और बहुत ही साधारण सूचना,
बहुत ही पॉपुलर फैक्ट कि संसदीय शासन प्रणाली को हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है, और इस एक सूचना के आधार पे हमने इस प्रश्न को क्रैक कर दिया। और कोई नहीं कह सकता कि RSRTS में आसान प्रश्न आते हैं, बहुत मुश्किल प्रश्न आते हैं इसमें। ठीक है, अगले प्रश्न पे आइए, प्रयास करते हैं। ये UPPCS GIC 2010 में पूछा गया प्रश्न है। मैं हट जाता हूं। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है संवैधानिक प्रावधान और सूची 2 में है स्रोत। अब यह पूछा जा रहा है कि विधि का शासन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची। ठीक है, तो अब निश्चित रूप से एक ही साथ हिंदी के भी देखना पड़ेगा और इंग्लिश को भी देखना पड़ेगा, ऐसे शब्द अगर आ जाएंगे तो। लेकिन इसमें से सबसे आसान तो विधि का शासन इंग्लैंड से आया है, A का 2। आइए देखें इससे हमें क्या लाभ हो रहा है A के 2 से। तो A का 2 अगर हमें पता है तो हमारा उत्तर A का 2 B और D में दिख रहा है, यानी A में नहीं है और C में नहीं है, यानी कि B और D में से कोई हमारा एक उत्तर होने वाला है। B या D में से कोई एक उत्तर हमारा होने वाला है। तो एक जानकारी से हमने 4 को 2 में बदला है। अगला, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से आया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और चूंकि जापान से बहुत सारी चीजें नहीं ली गई हैं, केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ही हम पढ़ते हैं, तो ये हमें याद हो सकता है। और देशों से तो बहुत सारी चीजें ली गई हैं, ब्रिटेन से तो बहुत सारी चीजें ली गई हैं, तो हमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान ये याद हो सकता है, इसलिए मैं इसे पॉपुलर फैक्ट मानता हूं। और केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आपको याद है कि जापान से आई है। तो आइए ऑप्शंस में 3 कहां आपको दिख रहा है? 3 आपको केवल डी में दिख रहा है। बी का 3 आपको कहां दिख रहा है? केवल डी में दिख रहा है। और ए का 2 आपको कहां कहां दिख रहा था? तो बी में भी दिख रहा था और डी में भी दिख रहा था। और 3 तो यानी कि इस प्रश्न का जो क्रैक्स था वो ये था कि अगर आपको ये पता होता कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से ली गई है, तो आपने केवल एक सूचना के आधार पर इस प्रश्न को क्रैक कर लिया है। 1993 के प्रश्न को भी हमने देखा, 13 के भी प्रश्न को देखा, 10 के भी प्रश्न को देखा। ठीक है, कहानी वही है। अगला, अब ये IAS प्री 2003 में पूछा गया प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में भारतीय संविधान के मद और सूची जिस देश से उन्हें अपनाया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मूल अधिकार, संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। आइए देखें, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या फिर मूल अधिकार, ये दोनों के दोनों ऑप्शंस हमारे लिए आसान हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को अपनाया गया है आयरिश संविधान से, तो आयरलैंड। ए का 3, आइए ए का 3 हम देखें। तो ए का 3 हमें कहां कहां दिखता है? ए का 3 हमें बी में दिखता है और हमें डी में दिखता है। इसका मतलब ए हमारा उत्तर नहीं हो सकता है और सी हमारा उत्तर नहीं हो सकता है। बी और डी में से कोई एक हमारा उत्तर होगा। आइए अगले को देखें। तो मूल अधिकार, मूल अधिकार हमने लिया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, यानी कि बी का हमारा जो उत्तर है वो है 5। तो 5 हमें कहां कहां दिख रहा है? तो 5 हमें बी में भी दिख रहा है और हमें डी में भी दिख रहा है, यानी कि हमें उत्तर अभी नहीं मिलने वाला है। हमें तीसरे को चेक करना पड़ेगा। तो संघ राज्य संबंधों की जो समवर्ती सूची है उसे हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, तो सी का तो 1 होगा। तो सी का 1 हमें कहां दिख रहा है? तो सी का 1 हमें केवल डी में दिख रहा है, हमें बी में नहीं दिख रहा है। जबकि 3 बी में भी था और डी में भी था, 5 बी में भी था, डी में भी था। तो कहने का मतलब है कि केवल 2 सूचना के आधार पे आप इस क्वेश्चन को क्रैक नहीं कर सकते थे, आपको 3 सूचना चाहिए थी, यानी आपको सबके सब सूचनाएं चाहिए थी। तो ऐसे में डी हमारा इसका उत्तर है।
ठीक है, तो जो सबसे आसान लगे उससे पहले कोशिश करिए। ठीक है, प्रश्न को देख के घबराइए मत, लर्निंग हमारी ये है। ठीक है, अगला, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। अमेरिकन संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। तो भारतीय संविधान निर्माता आदर्शवाद से प्रभावित थे। उन्हें लगता था कि आजादी के बाद देश में सब कुछ अच्छा 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 ही होगा, और ऐसे में नागरिकों को ढेर सारे अधिकार तो दे दो, लेकिन उन्हें कर्तव्य बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नागरिक तो स्वयं ही बहुत समझदार है और वो अपने कर्तव्यों को समझता है। लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इंदिरा गांधी की सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा कि भैया मौलिक कर्तव्य भी होने चाहिए। मौलिक अधिकार बिना कर्तव्य के कैसे? अधिकार और कर्तव्य का तलाक नहीं चलेगा, अधिकार और कर्तव्य का विवाह ही होना चाहिए। ठीक है, तो रूस के संविधान से ये लिया गया, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ये लिया गया है। तो 16 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। अगला प्रश्न, कथन ए, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। तो निश्चित रूप से हो गया है। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है, बिल्कुल लिया गया है। तो कथन ए सही है, हाँ। कारण आर सही है, सही है। अब आइए पढ़े, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। बी हमारा उत्तर होगा भैया। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है, इसलिए भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया। ऐसी कोई बात ही नहीं है। भारत का संविधान क्यों इतना विस्तृत हो गया, उस पर 4-5 मुख्य कारण हमने गिनाए, उसमें से ये तो कहीं भी नहीं था। तो जो 17 का हमारा उत्तर है वो है बी। अगला, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो यूपी आरओ प्री 14, यूपी यूडीए एलडीए 10, यूपी यूडीए एलडीए 2006। आप देखिए एक ही एग्जाम में घुमा करके प्रश्न पूछा जा रहा है। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। तो 18 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। अगला, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? जापान, भारत, ब्रिटेन, अमेरिका। निश्चित रूप से अमेरिका। मैंने आपको बताया कि अगर आपसे यह पूछा जाए कि सबसे प्राचीन संविधान किस देश का है, तो आपका हमेशा उत्तर होना चाहिए कि ब्रिटेन का संविधान सबसे प्राचीन संविधान है, और अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे प्राचीन लिखित संविधान है। दोनों के अंतर को समझिएगा। ब्रिटिश संविधान लिखित नहीं है, लेकिन ब्रिटिश संविधान दुनिया का प्राचीनतम संविधान है, और अमेरिका का संविधान दुनिया का प्राचीनतम लिखित संविधान है। और ब्रिटेन में संविधान लिखित है या लिखित नहीं है, इसका क्या अर्थ है, सब डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आप जानते हैं। तो 19 का हमारा उत्तर डी। अगला, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं 12, 16, 8, 10। तो ये प्रश्न कब पूछा गया? 90 में और 10 में। तो भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं मौजूदा समय में 12। तो भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भैया 12 हैं। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो भैया 8 थी, 9, 10, 11, 12 ऐसे बढ़ती चली गई। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या कथन है? ये आईएएस प्री 2005 का प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और कथन क्या है? भारत के संविधान में 20 भाग हैं। ये तो गलत कथन है, 22 भाग हैं। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। यह भी गलत है, 395। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया।
तो भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। यही केवल और केवल एक स्टेटमेंट सही है, तो सी हमारा इसका उत्तर है 21 का 3। ठीक है। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? आईएएस 2003 में पूछा गया और पटाख से यूपी पीसीएस मेंस 2014 में वहां से उठा लिया गया। ठीक है। तो भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो पहली अनुसूची में संघ राज्य क्षेत्रों के नाम का उल्लेख है। तो कितने राज्य हैं, कितने संघ शासित प्रदेश हैं, ये सबका नाम पहली अनुसूची में लिखा गया है। ठीक। दूसरा, इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, आईएएस 2001 में पूछा गया। क्या? यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो, यानी भारत में एक नए राज्य का निर्माण करना हो, तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किए गए एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। तो भारत के संविधान में अगर नया राज्य बनाया जा रहा है भारत में, तो संविधान की जो ये अनुसूचियां दी गई हो उनमें से किस एक में संशोधन जरूरी होगा? तो निश्चित रूप से पहली अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि यहीं पे तो नाम लिखे हुए हैं राज्यों के, संघ शासित प्रदेश क्षेत्रों के। तो अब नया राज्य की आप एंट्री करेंगे तो उस राज्य का क्या नाम होगा वहां तो लिखना ही होगा, उसका ब्यौरा तो वहीं पे है। तो फर्स्ट शेड्यूल इसका 23 का जो उत्तर है हमारा वो है। अगला, भारत के संविधान की चौथी अनुसूचित विवेचित करती है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को, राजनीतिक दल बदल को, पंचायत व्यवस्था को, भाषाओं को। तो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को विवेचित करती है संविधान की चौथी अनुसूची, फोर्थ शेड्यूल। इसी में किस राज्य को राज्यसभा में कितना प्रतिनिधित्व, कितना सीटें, सब इसमें लिखा गया है। अगला, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित नहीं है? तो थर्ड शेड्यूल की बात हो रही है। आइए देखिए, संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप तो निश्चित रूप से है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप तो निश्चित रूप से है। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप नहीं। संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप हाँ, तो 1 to 4 हमको सी में दिख रहा है, तो हमारा 25 का जो उत्तर है वो सी है, 1 to 4। तो भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का जो प्रारूप है वो आर्टिकल 60 में लिखा गया है, अनुच्छेद 60 में लिखा गया है। और इसीलिए अगर आप ध्यान दें कि भारत का संविधान के कुछ अनुच्छेद यानी 15 या 16 26 जनवरी 1950 के पहले ही लागू कर दिए गए, और 26 जनवरी 1950 के पहले ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए। 24 जनवरी का डेट हम मानते हैं, 24 जनवरी 1950 को। तो संविधान के शेष प्रावधान तो 26 जनवरी को लागू हुए, लेकिन जो 15 या 16 प्रावधान 26 जनवरी से पूर्व ही लागू हो गए थे उनमें से आप अगर पढ़ेंगे तो आर्टिकल 60 भी था, अनुच्छेद 60 भी था, जो 26 जनवरी 1950 के पहले ही लागू हो गया। और उसके लागू करने का कारण यही था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उससे पहले ही भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलानी थी, और जब अनुच्छेद 60 लागू ही नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग भारत के राष्ट्रपति शपथ कैसे लेंगे? तो हर चीज को लिंक करके समझा करिए कि 15-16 अनुच्छेद जो लागू हुए उनकी क्या मजबूरी थी कि उन्हें 26 नवंबर 49 को ही लागू कर दिया गया। ठीक है, तो ये बात है। उसमें से एक आर्टिकल 60 की मैंने बात की कि भाई 24 जनवरी को ही राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, तो निश्चित रूप से शपथ भी लेंगे। और शपथ कैसे अनुच्छेद 60 के तहत लेंगे, जबकि शपथ का जो प्रावधान है वो लागू ही नहीं है। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप
आर्टिकल 60 में किया गया है ना। तो सी हमारा इसका उत्तर है, 25 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। आगे यहां पे अब आ जाइए, देख लीजिए। तो यहां पे तीसरी अनुसूची है। इसमें विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप दिया गया है। इससे जुड़े हुए आर्टिकल्स ये हैं। 60 इसमें नहीं है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो संघ के मंत्री, संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि आदि, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 संविधान की अनुसूची और सूची 2 विषय। तो चतुर्थ, षष्टम, अष्टम, नवम। तो अभी चतुर्थ ही हम पढ़ कर के आए हैं, उसी को देख लें। तो चतुर्थ में क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ए का 3 हमको कहां दिख रहा है? 1 2 ऐसे देखें। ए का 3 हमें केवल सी में दिख रहा है। देखिए उत्तर आ गया। ये यूपी पीसीएस प्री 1999 है भैया। उत्तर आपका आ गया, चतुर्थ राज्यसभा, ठीक है। और इसी हिसाब से बी का 4 षष्टम जनजातीय क्षेत्र यानी 6, सी का 2 अष्टम भाषा, और डी का 1 नवम भूमि सुधार, ठीक है। अगला यहां पे देखिए सब लिखा है। चौथी अनुसूची, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में प्रावधान, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में संबंध, 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची। आइए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो वही सारी अनुसूचियां आ गई। तो 7वीं अनुसूची बहुत बार हमने बात किया। तो क्या है? विधायी शक्तियों का वितरण। 7वीं अनुसूची में ये 3, ए का 3। आइए ए का 3 देखें कहां कहां है। तो ए का 3 ए में भी है और ए का 3 सी में भी है। इसका मतलब बी और डी इसके उत्तर नहीं होंगे। आइए आगे बढ़े। 8वीं अनुसूची तो भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची में बी का 1, तो बी का 1 हमें कहां दिख रहा है? तो बी का 1 हमें ए में भी दिख रहा है और बी का 1 हमें ए में भी दिख रहा है और हमें सी में भी दिख रहा है। तो इन दोनों सूचनाओं से हमारा काम नहीं होगा। अब एग्जामिनर देखिए जानना क्या चाहता है, वो भी मैं आपको बताता हूं। वो जानना चाहता है 10वीं अनुसूची, ठीक है, दल परिवर्तन के आधार पर निहरता। तो 10वीं अनुसूची यानी डी का 2, तो डी का 2 आपको केवल कहां दिख रहा है? सी में दिख रहा है। तो अगर आपको 10वीं अनुसूची याद होती और ये याद होता कि उसमें दल परिवर्तन के आधार पर निहरता लिखा है, तो आपको फिर कोई बवाल नहीं करना पड़ता, आप सीधे सीधे उत्तर पर पहुंच जाते। आप देखिए 10वीं अनुसूची तो डी का 2 केवल एक जगह है, ठीक है। ऐसे आगे बढ़ते हैं। 28 देखिए सब याद हो इससे अच्छी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर याद न आ रहा हो तो आप कैसे दिमाग लगा सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। 7वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में। तो निश्चित रूप से 9वीं अनुसूची में राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। संविधान का पहला संशोधन 1951 में किया गया और संविधान में 9th शेड्यूल्स को जोड़ा गया। और उसके पीछे एक लंबी कहानी है, लेकिन शार्ट में इतना कि मौलिक अधिकार के तहत संपत्ति का भी अधिकार था, यानी संपत्ति का अधिकार भारत में मौलिक अधिकार था। और आजादी के बाद देश में बड़े बड़े जमींदार थे जिनके पास हजारों एकड़ जमीनें थी और बहुत सारे ऐसे लोग थे करोड़ों में जिनके पास रहने के लिए, घर बनाने के लिए भी जमीन नहीं थी। तो
तो बहुत ही असमान वितरण था भारत में। तो ये ऐसे था कि हल की सूरत देख ही नहीं हकदार हजारों बीघे के। हल की सूरत, अब जमींदार के लड़के ब्रिटेन में पढ़ रहे हैं, बंबई में पढ़ रहे हैं, तो हल की सूरत देखी नहीं हकदार हजारों बीघे के। हल की सूरत देखी नहीं हकदार हजारों बीघे के, हल के पीछे हस्ती गंवा रहा, यानी जो उस जमींदारी भूमि पर काम कर रहा है, हल के पीछे हस्ती गंवा रहा, फिर भी हल की सूरत देखी नहीं हकदार हजारों बीघे के, हल के पीछे हस्ती गंवा रहा, एक बीघे का भी हकदार नहीं, इसलिए बगावत करता हूं, हमको ये न्याय स्वीकार नहीं। तो इस प्रकार का जो नारा आया, तो जमींदार सब कोर्ट में जाने लगे। सरकार ने कहा कि नहीं, क्योंकि भूमि जो है वो आय का स्रोत है भारत में। आजादी के समय तो 70-80% आबादी इसी पे थी। तो जब भूमि आय का सबसे बड़ा स्रोत है, तो वो कुछ हाथों में क्यों केंद्रित रहना चाहिए? जमींदारी को तोड़ो, जमीनों को लोगों को बांटो, एक निश्चित जमीन तय करो कि भैया इससे अधिक जमीन किसी के पास नहीं होगी भारत में, और जो एक्स्ट्रा जमीन आ रही है निकल निकल करके, भाई किसी के पास 500 एकड़ है, उससे कह दिया आपने कि 30 एकड़ से अधिक आपके पास नहीं होगी, तो शेष 470 एकड़ जमीन क्या है, बांट दो, ये प्रावधान। तो जमींदार सब कोर्ट में जाने लगे। उन्होंने कहा कि ये क्या तमाशा आप लोगों ने शुरू किया है, भाई आजाद भारत में हमारे पास संपत्ति का अधिकार है। तो नेहरू जी ने यह रास्ता निकाला कि संविधान में एक 9वीं अनुसूची जोड़ी, और यह कहा कि 9वीं अनुसूची में लिखी हुई किसी बात का न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, यानी जुडिशियल रिव्यू नहीं की जा सकती, क्योंकि जब इस मामले को मौलिक अधिकार में लिखे हुए प्रावधानों को लेकर आप कोर्ट में जा सकते हैं, तो जमींदार जब कोर्ट में जाते थे तो कोर्ट मजबूर हो जाता था जमींदारों के पक्ष में निर्णय देने के लिए, क्योंकि मौलिक अधिकार में संपत्ति का अधिकार भी था, और मौलिक अधिकारों का वॉच गार्ड है सुप्रीम कोर्ट। तो मौलिक अधिकारों का तो हनन सरकार कर नहीं सकती थी, तो जो निर्णय था कोर्ट का वो सरकार के विरुद्ध जा रहा था। तो नेहरू जी ने 9वीं अनुसूची डाल करके सारे कानूनों को उसमें डाल दिया, और स्पष्ट कहा कि 9वीं अनुसूची में जो भी कानून है उस पर कोई जो है न्याय निर्णय नहीं होगा। कुल मिलाकर इतना, बहुत सारे केसेस हैं मौलिक अधिकार में, बहुत विस्तार से हम लोग पढ़ते हैं, थोड़े में मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है? निश्चित रूप से डाल सकते हैं। देखिए कितना रिलेवेंट मामला है, 2018 में इससे प्रश्न है। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता, गलत है। तो प्रारंभ में तो यही था कि 9वीं अनुसूची में जो डाल दिया गया वो क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट के अधिकारिता से बाहर हो गया। लेकिन मौजूदा स्थिति, वर्तमान स्थिति में यह है कि भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है, लेकिन 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून का भी जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जा सकता है, न्यायिक समीक्षा उसकी की जा सकती है भैया। तो केवल एक हमारा इसका उत्तर है, 29 का हमारा उत्तर है ए। ठीक है, अगला मिलान करें संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो 7वें शेड्यूल में ये 3 लिस्ट बताए गए हैं। ठीक है, तो यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। तो इन लिस्टों में कितने सब्जेक्ट्स हैं मूलतः ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यूनियन लिस्ट में 97 है। ठीक है, उसके बाद स्टेट लिस्ट में 66 है, तो 2 का हमारा जो होना चाहिए वो होना चाहिए सी। तो सी यहां दिख रहा है, तो बी। ठीक है, तो संघीय सूची में 97, राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 47। ठीक है, तो 3 का हमारा होना चाहिए बी। तो 30 का हमारा जो उत्तर है वो है बी। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है, राज्य सूची में, संघ सूची में, समवर्ती सूची में, किसी सूची में निर्दिष्ट नहीं है। उत्तराखंड पीसीएस 2002, यूपी यूडीए एलडीए 2006।
तो भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक आयोजना का विषय है समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची का मतलब कि ऐसी सूची जिसपे केंद्र और राज्य दोनों की अधिकारिता है। संघ सूची पे केंद्र की अधिकारिता, राज्य सूची पे राज्यों की अधिकारिता, समवर्ती सूची पे केंद्र और राज्य दोनों की अधिकारिता। लेकिन अगर संघ ने कोई कानून समवर्ती सूची पे बनाया है तो राज्य का कानून मान्य नहीं होगा। तो आर्थिक आयोजना का जिक्र किया गया है समवर्ती सूची में और इसी के आधार पे योजना आयोग को आगे डेवलप किया गया भारत में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? पुलिस, रेडियो टेलीविजन, विदेशी मामले। तो देखिए, पुलिस तो निश्चित रूप से राज्य सूची का विषय है, पुलिस तो राज्यों के पास है। आपराधिक मामले, रेडियो टेलीविजन, तो ये तो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट हो गया, तो कम्युनिकेशन और फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस, ये तो निश्चित रूप से केंद्र के पास होगा। जब कुछ भी नहीं होगा तब भी तो आपराधिक मामले केवल और केवल यही समवर्ती सूची का विषय हमें लगता है। तो 32 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी मत भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? IS 1993, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, निखात निधि। तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। एक बात मैं यहां आपको बताना चाहूंगा कि ये सब अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। उसका कारण यह है कि जब हम केंद्र राज्य संबंधों की बात करते हैं, जिसमें कि हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशन की, एजुकेटिव रिलेशन की, फिनेंशियल रिलेशन की, तो उसमें फिर से हम इन लिस्टों को लेकर के आते हैं। और अब 97 है, मूलतः 100 हो चुकी हैं। तो अब 100 तो आपको याद नहीं होंगे और नहीं याद करना। उसमें से जो महत्वपूर्ण 8, 10, 12 होती हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो इसलिए इसमें घबराने की बात नहीं है कि ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं था। अब चूंकि हम शेड्यूल्स को डिस्कस कर रहे हैं तो उससे जुड़े सभी सवाल कर रहे हैं, लेकिन इन सब चीजों को तो अलग से पढ़ना है। जो शेड्यूल्स में लिखे गए भाषा को भी पढ़ना है, सब चीजों को पढ़ना है, ठीक ना? हाँ, तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन 33 का हमारा उत्तर है ए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो देखिए, इसमें से रक्षा तो संघ सूची, कृषि राज्य सूची, पुलिस राज्य सूची, तो बचा शिक्षा। शिक्षा किसमें है? तो शिक्षा है समवर्ती सूची में। लेकिन शिक्षा समवर्ती सूची में बहुत बाद में आया। मूल संविधान में शिक्षा राज्य सूची का विषय था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसे राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में रख दिया गया। तो शिक्षा समवर्ती सूची में है। तो 34 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। अगला, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। देखिए, सीधे सीधे उसी से प्रश्न है। तो 24वें संशोधन द्वारा, 25वें संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। तो 35 का हमारा उत्तर है सी। अगला, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? पूछा गया है यूपी पीसीएस प्री 2009 में और यूपी पीसीएस प्री 2010 में, ठीक। तो 1 समवर्ती सूची, शेयर बाजार समवर्ती सूची, डाकघर बचत बैंक संघीय सूची, जन स्वास्थ्य राज्य सूची। देखिए, शेयर बाजार ये संघीय सूची है, ठीक है, ये संघीय सूची है शेयर बाजार। तो बी ही हमारा इसमें 36 का जो उत्तर है वो है। अगला, सुमेलित कीजिए केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। तो पहले हम केंद्र को ही छांटते हैं। केंद्र सूची है जनगणना, ए का 3, और ए का 3 हमें मिल गया यहां ए में और कहीं नहीं है। तो 37 का जो हमारा उत्तर है वो है ए, ठीक है। लर्निंग आपको समझ में आ रही है, प्रश्न कैसे आ रहे हैं वो भी समझ में आ रहा है। अगला,
भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? IAS 98 में पूछा गया, 2014 में रिपीट हो गया। यूपी लोअर 13 में, PPSC 96, यूपी PCS मेंस 2005। तो भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक का प्रावधान है? दूसरी, 5वीं, 8वीं? नहीं, 10वीं अनुसूची इसका उत्तर है। तो 38 का हमारा जो उत्तर है वो है डी। आइए देखें 10वीं अनुसूची को। तो 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों के निर्भरता के बारे में उपबंध है। इस अनुसूची को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया। इसे दल परिवर्तन रोधी कानून भी कहा जाता है। अनुच्छेद 102 और 191 इससे जुड़े हुए हैं। अगला, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? बैंकिंग, बीमा, जनगणना, निश्चित रूप से गैस। ठीक है, तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में किसका उल्लेख नहीं है? गैस का। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से नहीं है? ठीक है, अब यहां पे आप देखिए रक्षा, तो ये तो निश्चित रूप से संघ सूची का ही विषय हो सकता है। ठीक है, विदेशिक मामले, फॉरेन अफेयर्स, तो बी, और रेलवे सी, तो बचा केवल डी, तो कृषि, कृषि राज्य सूची का विषय है। अगला, निम्न में से कौन राज्य सूची में है? रेलवे पुलिस, निगम कर, जनगणना, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन। यूपी PCS 2001 में पूछा गया। तो निम्न में से कौन राज्य सूची में है? तो निगम कर तो निश्चित रूप से नहीं है, जनगणना भी नहीं है, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन भी नहीं है। रेलवे पुलिस, रेलवे पुलिस ये क्या है? ये राज्य सूची का विषय है। रेलवे पुलिस ये राज्य सूची का विषय है। अगला, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। तो ये राज्य सूची में पंचायती राज का जिक्र है, ये राज्य सूची का विषय है पंचायती राज। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में शामिल है? ठीक है, सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है। कितना कठिन करके बताया जा रहा है। दंड प्रक्रिया, कारागार, लोक व्यवस्था, पुलिस। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में शामिल है। कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में शामिल है? ठीक है, तो पुलिस तो राज्य सूची का विषय है, लोक व्यवस्था भी राज्य सूची का विषय है, कारागार भी राज्य सूची का विषय है। तो बचा क्या? दंड प्रक्रिया। तो दंड प्रक्रिया ये समवर्ती सूची का विषय है। तो 43 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। आगे बढ़ते हैं। विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। सूची 1 केंद्र सूची में, सूची 2 राज्य सूची में, सूची 3 समवर्ती सूची में। तो विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत सूची 3 समवर्ती सूची में इनका उल्लेख किया गया है। अगला, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो 6ठी अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 7वीं अनुसूची। IAS प्री 2009। तो 7वीं अनुसूची में ही तो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, किसके पास क्या सब्जेक्ट्स होंगे सब बताया गया है। ठीक है, तो इसका जो हमारा उत्तर होगा वो क्या होगा? 7वीं अनुसूची। अगला, यहां पे आप देखिए तो 7वीं अनुसूची, इसमें संघ सूची में मूल रूप से 97 सब्जेक्ट थे, अब 100 हो गए हैं।
राज्य सूची में मूल रूप से 66 सब्जेक्ट थे जो घट करके 61 हो गए। समवर्ती सूची में मूल रूप से 47 विषय थे जो बढ़ करके 52 हो गए। ठीक है, तो यहां लिखा है ना, संदर्भ में राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का विभाजन। अगला, भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत है, भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत है संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, इनमें से कोई नहीं। तो राज्य सूची का विषय है भूमि सुधार, भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है, तो सी इसका उत्तर है। अगला, कोहिलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? यूपीपीसीएस 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, तो ये विवादित जो अनुसूची है 9वीं, उसी से जुड़ा है कोहिलो केस। अब ये क्या है पूरा मामला, इसे बाद में हम समझेंगे। अभी के लिए कोहिलो केस भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची से जुड़ा हुआ है। अगला, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? 3री, 7वीं, 5वीं, 9वीं, बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न है, एग्जामिनर का एकदम फेवरेट प्रश्न है और इसका उत्तर है बी, 5वीं। तो भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची में राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है अनुसूचित क्षेत्रों के। ठीक है, अगला, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? तो 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची में जो प्रोविजंस हैं वो क्यों किए गए हैं, ये प्रश्न है। अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों, उत्तरदायित्वों के निर्धारण के लिए, सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों को संरक्षित करने के लिए, तो अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। अगला, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? यूपीपीसीएस 2016, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो 50 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। अगला, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? इसी प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया गया। तो संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? तो हमने बात किया असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसमें मणिपुर का तो कहीं नाम ही नहीं है, तो मणिपुर में लागू नहीं होती 6ठी अनुसूची। तो 51 का उत्तर है डी। अगला, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ठीक है, तो 16 भागों में, 22 भागों में, 24 भागों में, 25 भागों में, तो 22 भागों में। ठीक है, हालांकि इस समय संविधान में कुल 25 भाग हैं, लेकिन जो हमारा उत्तर है वो होगा बी, 22 भागों में। नंबरिंग तो वही है 1 से लेकर के 22 तक। ठीक है, तो 52 का हमारा उत्तर 22। अगला, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? भाग 1 में, भाग 3 में, भाग 2 में, भाग 4 में। तो निश्चित रूप से भाग 2 में। तो संविधान के भाग याद हो आपको तो ये सबसे अच्छा विषय है। ठीक है, तो 53 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। ठीक है, तो भाग 2 में। अगला, यहां पे देख लीजिए, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेके 4। नागरिकता भाग 2 में है और 5 से 11। मूल अधिकार भाग 3 में है 12 से 35। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है 36 से 51। 4A में मूल कर्तव्य है 51, एक आर्टिकल है इसमें। 5वां है संघ 52 से लेके 151। 6 राज्य 152 से लेके 237। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? नागरिकता संविधान का भाग 2, मौलिक अधिकार संविधान का भाग 2, मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग 6A गलत है। मौलिक कर्तव्य संविधान के
यहां पे हमने क्या देखा, 4A में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर है, 54 का उत्तर हमारा सी है। अगला, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? भाग 9, भाग 10, भाग 11, भाग 12। तो निश्चित रूप से भाग 9 यानी ए हमारा इसका उत्तर है 55 का। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में हैं? भाग 11 और अध्याय 1, भाग 11 और अध्याय 2, भाग 12 और अध्याय 1, भाग 12 और अध्याय 2। तो भाग 11 और अध्याय 1 जो केंद्र और राज्यों के बीच लेजिस्लेटिव रिलेशन है उसके बारे में बताते हैं, आर्टिकल 246 से 255। ठीक है, अगला यहां पे आप देख लीजिए। ठीक है, हमने बात की संघ और राज्यों के बीच संबंध, तो 3 तरह के संबंध होंगे, लेजिस्लेटिव होंगे, एग्जीक्यूटिव होंगे और फिनेंशियल होंगे। ठीक है, तो 245 से लेकर 263 तक इनके संबंध में प्रावधान किए गए हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार, संविधान का तीसरा भाग नागरिकता, संविधान का चौथा क भाग मौलिक कर्तव्य। असल में यही सही सुमेलित है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ तो संविधान के भाग, ठीक है, उनकी संख्या, और दूसरे तरफ उनमें क्या प्रावधान किया गया है ये जो है पूछा जा रहा है। तो भारतीय संविधान का भाग 9, 8, 4, 9 हम सबसे आसान से शुरू करेंगे। भारतीय संविधान का भाग 4A मूल कर्तव्य। ठीक है, तो C का 4, और C का 4 अगर हमें पता है तो C का 4 कहीं नहीं है, उत्तर हमारे पास आ गया, उत्तर हमारा आ गया। ठीक है, C का 4 उत्तर हमारा आ गया, 58 का हमारा उत्तर A है। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सुमेलित नहीं है? पंचायत भाग 9, नगर पालिकाएं भाग 9 क, सहकारी समितियां भाग 9 ख, अधिकरण भाग 10। तो यूपीआरओ एआरओ प्री 2016 में पूछा गया है। तो अधिकरण के बारे में प्रावधान किया गया है संविधान के भाग 14A में। ठीक है, तो ये जो है सुमेलित नहीं है। बाकी पंचायत 9, नगर पालिकाएं 9 क, सहकारी समितियां 9 ख। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो मौलिक कर्तव्य से ही इस बार भी हम शुरू करते हैं। तो मौलिक कर्तव्य B का 1, भारत का संविधान। आइए B का 1 देखिए। B का 1 आपको 2 जगह दिख रहा है, एक तो A में दिख रहा है और दूसरा आपको C में दिख रहा है। ठीक है, यानी B और D इसका उत्तर नहीं होगा, B और D इसका उत्तर नहीं होगा। अगला, मौलिक अधिकार भाग 3 A का 2 हमको कहां दिख रहा है? तो A का 2 हमको दिख रहा है A में भी और C में भी, तो काम नहीं होगा। अब आगे बढ़े तो संघ भाग 5 में है, यानी C का 4। तो C का 4 हमें कहां दिख रहा है? C का 4 हमें केवल A में दिख रहा है। C का 4 हमें केवल A में दिख रहा है, इसलिए हमारा जो उत्तर है 60 का वो है A। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगर आपको केवल ये पता होता संघ भाग 5 तो आप इस उत्तर को क्रैक कर लेते केवल एक जानकारी से। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए। तो संविधान का भाग 15, संविधान का भाग 16, संविधान का भाग 17, संविधान का भाग 18। तो संविधान का भाग 18 आपात उपबंध, ये मुझे सबसे आसान लग रहा है ऑप्शन। आइए देखा जाए। तो D का अगर 1 है तो B में ही केवल है 1, हमारा उत्तर आ गया। 61 का उत्तर हमारा है B। यूपीआरओ एआरओ मेंस 2013 में पूछा गया था, उत्तर हमारा आ गया 60A का B। अगला, यहां पे आप देख सकते हैं 18 में आपात उपबंध
17 में राजभाषा, 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, 15 में निर्वाचन आदि। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है प्रशासनिक अधिकरण से, अखिल भारतीय सेवाओं से, वित्त आयोग से, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। तो भारतीय संविधान का भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, ठीक है। तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध यानी डी हमारा इसका उत्तर है। तो इस प्रकार से कुल 62 प्रश्नों को हमने देखा। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलता हूँ इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार।